हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 11 की हिंदी विषय में संकलित कहानी बलिदान पढ़ाऊंगी। तो पहले तो बलिदान कहानी का जो हम सारांश बताते हैं आप लोगों को। देखिए, बलिदान कहानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है और इस कहानी में जो है एक किसान की कहानी है। यह कहानी जो है एक किसान की कहानी है और ग्रामीण समाज में जमींदारी प्रथा का शिकार बना हुआ था वह, तो उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है और उसी के बारे में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपनी कहानी में उसको व्यक्त किया है। तो चलते हैं कहानी का सारांश देखने के लिए। इसमें हरकू नाम का एक किसान होता है, हरकचंद्र कुर्मी। हरकू नाम उसका जो है घर पे बोला जाता था, उसका नाम था हरकचंद्र कुर्मी। और हरकू का 20 साल पहले शक्कर का कारोबार था। वह कारोबार खूब फैला हुआ था। विदेशी शक्कर के आ जाने से कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे कारखाना, जमीन और ग्राहक सभी समाप्त हो गए। हरकचंद्र, जो कि पहले ठाठ से जिया करता था, आज हरकू बनकर सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। हरकू जमींदार ओमकारनाथ के खेत जोतता है। अब उसके पास केवल 5 बीघा जमीन, 2 बैल और 1 हल बचा है। तो बच्चों, कहने का यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि हरकचंद्र अर्थात हरकू जो है किसके यहाँ काम करता था? ओमकारनाथ के यहाँ। हरकू ओमकार के यहाँ काम करता था और 20 साल जमींदार होता है ओमकार, उसके यहाँ काम पे लग जाता है अपना जीवन यापन करने के लिए। हरकू के पास केवल 5 बीघा जमीन थी और 1 हल बचा था और 2 बैल थे। ठीक है, हरकू के पास 5 बीघा जमीन और 2 बैल, 1 हल ये बचा हुआ था। अब उसके बाद हरकू की बीमारी और उसकी मृत्यु का यहाँ पे परिचय दिया है कि पहले बीमार होने पर बिना दवाई खाए हरकू ठीक हो जाने वाला हरकू इस बार ऐसा बीमार पड़ा कि खाट से उठ ही नहीं पाया। हरकू का बेटा गिरधारी उसे घरेलू औषधियाँ जैसे नीम की सीकें, गोर्च का सत तथा गदापूर्णा की जड़ देकर उपचार करता रहा, परंतु इन औषधियों का हरकू को कोई फायदा नहीं हुआ। हरकू से मिलने आए मंगल सिंह व कालिकादीन ने उसे घरेलू इलाज की अपेक्षा अंग्रेजी दवाई खाने की सलाह दी, लेकिन किसी ने भी दवा का इंतजाम नहीं किया। हरकू जब उनसे दवा मांगता तो वह लोग कतरा कर निकल जाते। हरकू को महसूस हो गया था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। 5 महीने तक कष्ट भोगने के बाद 70 वर्षीय हरकू ठीक होली के दिन इस संसार से विदा हो गया। तो यहाँ पे बच्चों, अपनी भाषा में इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे कि पहले हरकू जो है जब बीमार होता था तो वो घर से बनी हुई औषधियाँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि किचन में इतनी औषधियाँ होती हैं जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे ही वो नीम की जो है जड़ें, गुर्च आदि पी के जो है अपनी बीमारी को ठीक कर लेता था। लेकिन इस बार जो है हरकू बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसके ऊपर जो घरेलू औषधियाँ थी वो फ़ायदा नहीं कर रही थी। तो पास के उसके 2 मित्र आए और उन्होंने कहा कि भैया, अब तो तुम्हारी ये दवाएं फ़ायदा नहीं कर रही हैं, अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। लेकिन दवा कोई नहीं लाके देता, ना उसको लेके जाता। भाई, जब वो बीमार पड़ा है, उसको घरेलू औषधियाँ काम नहीं कर रही हैं, तो आप लोग दूसरे को जैसे सलाह देते हो और कुछ अगर उसका हाथ बटा दो, कुछ पैसे दे दो या कुछ ले आओ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन लोग उसको आके सलाह देते थे कि भैया अब जो है डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज कराओ।
लेकिन ऐसा कोई नहीं करता था। धीरे धीरे हरकू की जो है बीमारी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई और वह होली के दिन मर गया। और इस बात को वो पहले से ही जान गया था कि अब हमारी मृत्यु आने वाली है। अब है तीसरी हेडिंग, गिरधारी द्वारा नजराना न देने पर उसके खेतों का छिन जाना। गिरधारी ने पिता हरकू की मृत्यु हो जाने पर उसका क्रियाकर्म बड़े धूमधाम से किया, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है। हरकू के मरने के पश्चात सभी गांव वालों की नज़र हरकू के उपजाऊ खेतों पर थी, जिनसे साल भर में तीन फसलें पैदा होती थी। गांव के लोगों द्वारा लालच दिए जाने पर लाला ओमकारनाथ गिरधारी से खेती की जुताई के बदले 100 रुपये नजराने की मांग करता, जो कि गिरधारी के लिए चुका पाना असंभव ही था। लाला ओमकार गिरधारी द्वारा नजराना न दिए जाने पर उन खेतों को कालिका दीन को दे देता है। इसी प्रकार गिरधारी से उसके जीवन का एकमात्र सहारा खेत भी उससे छिन जाता है। अब यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि जब हरकू की डेथ हो जाती है, गिरधारी के पिता हरकू की मृत्यु हो जाने पर गिरधारी ने उसका अंतिम संस्कार जो है बहुत कायदे से किया और इस कार्यक्रम को करने में उसका बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गया था और उस समय अब वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो अपना जीवन सुखमय से बिताए, यानी कि वो कष्टमय से अपना जीवन चला रहा था, अपने खर्चों को बांधे हुए चल रहा था। उसी बीच और उसके पास जो खेत बचा हुआ था उस पे सबकी नज़र थी, क्योंकि वो खेत जो है साल भर में 3 फसलें देता था। ठीक है, साल भर में उसमें 3 फसलें होती थी, 3 बार वो फसल हम पा सकते थे उस खेत से। तो ओमकार गिरधारी द्वारा नजराना जो है कितना मांगा जाता था, 100 रुपये। गिरधारी से खेतों की जुताई के बदले, अब जब उसमें उसके बैल तो थे नहीं, कुछ भी बचा नहीं था, तो उसके जुताई के बदले जो है 100 रुपये नजराना मांगता था। और वो नजराना ना दे पाने के कारण गिरधारी के पास से वो जमीन भी जो है चली जाती है, जो उसका एकमात्र सहारा होता है वो भी छिन जाता है। अगली हेडिंग है बच्चों कि गिरधारी की पत्नी सुभागी का उग्र स्वभाव। सुभागी गिरधारी की पत्नी थी जो उग्र स्वभाव की थी और कालिका दीन द्वारा अपने खेतों के छिन जाने पर गिरधारी बिलक बिलक कर रोने लगता है, किंतु सुभागी जो है चुप बैठकर रोने वालों में से नहीं था। सुभागी चुप बैठ के रोने वालों में से नहीं था। उसने कालिका दीन के प्रति क्रोध की भावना कूट कूट कर भरी थी, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसके कालिका दीन के घर जाकर उसकी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई। सुभागी जानती थी कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, किंतु फिर भी उसने ऐसा करके अपने क्रोध को शांत किया। और इसी से पता चलता है कि सुभागी अपने साथ होते अन्याय के प्रति आवाज उठाना जानती थी। तो गिरधारी की जो पत्नी थी सुभागी, वो उग्र स्वभाव की थी। इसमें बताया गया है बहुत उग्र स्वभाव की थी। वो कालिका दीन द्वारा अपने खेतों को छिन जाने पर बिलक बिलक कर रोने लगता था। गिरधारी जो है बिलक बिलक कर रोने लगता था, किंतु सुभागी जो है वो चुप नहीं बैठने वाली थी। वो कालिका दीन के घर जाती थी और उसकी पत्नी को खूब खरी खोटी सुना के आती थी। सुभागी जानती थी इससे कोई लाभ तो नहीं होने वाला, किंतु फिर भी ऐसा करके उसके मन में जो क्रोध भरा हुआ था वह थोड़ा शांत हो जाता था। फिर भी सुभागी अपने साथ होते अन्याय के प्रति आवाज उठाना जानती थी। अब है अगला, खेतों के छिन जाने के पश्चात गिरधारी की व्याकुलता। गिरधारी अपने खेतों के छिन जाने के पश्चात बहुत व्याकुल हो उठता है। उसकी इस व्याकुलता का कारण दूसरों के खेतों में मजदूरी करना था।
अब यहाँ पे बच्चों बताया गया है, जब गिरधारी के पास वो जमीन चली जाती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे की जमीन पे खेती नहीं करना चाहता था, जिसे वह उचित ही नहीं मानता था। वह दूसरों की मजदूरी करने की अपेक्षा मर जाना उचित समझता था, किंतु इसके साथ ही उसकी दृष्टि में खेतों का होना ही मान प्रतिष्ठा का होना था। खेतों के छिन जाने के पश्चात वह स्वयं ही अपनी दृष्टि से गिर जाता था और सोचता था कि जब तक एक खेत उसके पास थे तभी तक लोग उसका मुंह देखते थे। यहाँ पर बच्चों गिरधारी जो है दूसरे की जमीन पे खेती नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जो है कि मेरी जमीन मेरे पास जब तक थी तब तक लोग जो है उसके आगे पीछे घूमते थे। जब उसके पास उसकी जमीन छिन गई तो लोग उसके सामने से निकलना भी जो है अच्छा नहीं समझते थे। कुछ समय पश्चात जब गांव के किसान हल, जुए आदि को लेकर अपने खेतों की ओर बढ़ने लगे तो लोगों में खेती करने के उत्साह को देखते हुए गिरधारी भी अपने को रोक नहीं सका और दौड़कर बढ़ई के पास जाकर बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। यह सुन रज्जू ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और गिरधारी होश में आ गया, अर्थात उसे ऐसी स्थिति का बोध हो गया। अतः वह गांव में फैले हर्षोल्लास में स्वयं को न छोड़ सका और मछली की भांति तड़पता रहा। अब है अगला, गिरधारी द्वारा बैलों को बेचे जाना। कालिकादीन द्वारा खेत छिन जाने पर गिरधारी अत्यंत दुखी था। दयनीय आर्थिक स्थिति के चलते एक दिन मंगल सिंह गिरधारी से बैलों को बेचने की बात कहता है। तभी तुलसी बनिया भी गिरधारी से उधार दिए गए पैसों की मांग करने लगता है। अवसर का लाभ उठाकर मंगला सिंह गिरधारी से उसके 80 रुपए के बैल 60 रुपए में खरीद लेता है। अब बच्चों बुरा समय आता है तो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जितना भी वो फायदा उठा सके। ऐसा ही गिरधारी के साथ हुआ। जब वो अपने बैलों को बेचना चाह रहा था, अपनी मजबूरी थी उसकी बैलों को बेचने की, तो 80 रुपए के बैल 60 रुपए में बेचना पड़ा। गिरधारी का गायब हो जाना, खेत के छिन जाने और बैलों के बिक जाने पर गिरधारी बहुत ही परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब पेट भरने का इंतजाम कैसे होगा। अब उसके पास बच्चों खेती भी नहीं थी, बैल भी नहीं थे, तो वो बहुत परेशान था कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा, अब मेरा पेट कैसे भरेगा। क्या उसे किसी के यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी। उसका हृदय दुख और मान मर्यादा की चिंता से व्याकुल हो रहा था। बैलों के बिक जाने पर उसने रात का खाना भी नहीं खाया। अगले दिन गिरधारी का कहीं कुछ भी पता न था। लोगों ने उसे पूरे दिन ढूंढा, वह कहीं भी नहीं मिला। तो बच्चों इसी से वो बहुत परेशान हो गया और पता नहीं किस जगह चला गया, गायब हो गया। तो सबने उसको ढूंढा लेकिन वह मिला नहीं। ग्रामवासियों और गिरधारी को प्रेतात्मा माना जाना। गिरधारी के कहीं भी ना मिलने से सुभागी बहुत परेशान थी। अंधेरा होने पर अचानक उसे ऐसा लगा कि गिरधारी बैलों के नान के सिर झुकाए खड़ा है, नान के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी द्वारा उसके पास जाने पर वह न जाने कहाँ गायब हो गया। अगले दिन वह कालिका दिन सुबह अंधेरे खेतों में हल लगा रहे थे तो उन्हें लगा कि गिरधारी खेत के मेड़ पर खड़ा है। कालिका दिन भी उसके पास पहुंचे तो वह गायब। सारे गांव में गिरधारी के भूत बन जाने की अफवाह फैल गई। कालिका दिन की गिरधारी के खेतों में जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आज भी गिरधारी की प्रेतात्मा खेत की मेड़ पर बैठी दिखाई देती है और कभी कभी उसके रोने की आवाज भी सुनाई देती है। उसके बाद जब गिरधारी गायब हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद जो है उसके खेतों में गिरधारी की आत्मा लोगों को दिखाई देती है कि कहीं वो मेड़ पर बैठा है, कहीं कहीं पे रो रहा है। गिरधारी के बेटे की नौकरी के कारण घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होना। तो उसके बाद लास्ट में बच्चों क्या होता है कि गिरधारी के गायब होने के पश्चात उसका बड़ा
लड़का ईंट के भट्टे पर काम करने लगता है और 20 रुपए महीने कमाता है। अब वह कमीज और जूता पहनता है, घर में दोनों वक्त खाना बनता है तथा जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। इस तरह गिरधारी की घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो चुका है, परंतु गांव में उसके बेटे का कोई आदर सम्मान नहीं है, क्योंकि गिरधारी का बेटा मजदूर है। सुभागी भी छिपी छिपी फिरती है और अब पंचायत भी नहीं बैठती। तो बच्चों, लास्ट में क्या होता है कि गिरधारी का बेटा जो है वो भट्टे पर, ईंट के भट्टे पर 20 रुपए महीना काम करने लगता है और जूता कमीज पहन के चलने लगता है, 2 वक्त का खाना खाता है ढंग से, और उसकी आर्थिक स्थिति जो है अब सुधर जाती है। तो यहीं पे बच्चों आपका ये बलिदान कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।